शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है, आपको कई बार बता दिया कि मोदी का 24 का टारगेट क्या है, कौन वोट देगा कौन नहीं देगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने फलक को और बड़ा कर लिया। 2024 में मोदी के साथ भाईजान, यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात की। पहले दिन से कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलना है, सबको जोड़ना है। इसलिए 24 की तैयारी यह है कि ज्यादा से ज्यादा मुसलमान बीजेपी के साथ आए, बीजेपी को वोट दे। तभी अगली तस्वीर दिखाइए, 350 का आंकड़ा छूना है प्रधानमंत्री मोदी को, और वो सबके साथ सबको मिलाकर ही मुमकिन है। तो प्रधानमंत्री ने हाथ बढ़ाया है मुसलमानों की तरफ से भी। क्या इसी तरह से हाथ बढ़ाया गया है? ये रिपोर्ट देखिए जरा। ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका विश्वास हर तबके का जग रहा है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक आश्वासन दिया और एक जोत जलाई। 24 के चुनाव से पहले जहां तमाम विपक्षी दल मोदी को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेरने में जुटे, मोदी ने सियासत की अपनी अलग ही बिसात बिछा दी है। मोदी ने चुनाव से पहले गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया। विरोधी मोदी और मुसलमान में खाई बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मोदी उसे हमेशा भरने में लगे रहे। एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के प्रति आज मुस्लिम समाज का, पसमानदा समाज का बना है। माननीय मोदी जी ने जब आह्वान किया, अपना हाथ हम लोग के तरफ बढ़ाया, तो हमारी मांगे उन्होंने पहले ही पूरी कर दी कि हम आपके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आप लाइन के उस पार हो। बीजेपी कार्यकारिणी में मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का बड़ा और खुला आह्वान मोदी ने कर दिया। मोदी ने यहां तक कह दिया कि कोई वोट भले ही ना दे, हमें उसके दरवाजे तक पहुंचना है, उसे अपने साथ जोड़ना है। तो 2024 में मोदी के 350 सीट जीतने के टारगेट में मुसलमान वोटर भी अब बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, कैसे देश के मुसलमानों को जोड़ने की बात की है पीएम मोदी ने। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन जो कहा है उसमें क्या कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबको जोड़ने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबके साथ की बात की है कि सबको मिलाइए, सबको जोड़िए, बिना नाम लिए सभी को जोड़ने की बात की। कहा है हमें पसमानदा मुसलमानों को जोड़ना है, हमें बोहरा मुसलमानों को भी साथ लेकर चलना है, हमें जो वोट नहीं देते हैं उन्हें भी छोड़ना नहीं है, उन्हें भी जोड़ना है। किसी भी समाज पर बयानबाजी नहीं करनी है, यह सख्त हिदायत दी गई है। पहले भी ऐसे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं। पहले स्नेह यात्रा निकालने की सलाह दी थी पीएम मोदी ने, जिसमें पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए कहा गया था। पसमानदा मुसलमान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। पसमानदा मुसलमानों को किस तरह से जोड़ा जाए, हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सलाह दी थी कि स्नेह यात्रा निकालिए। और सुनिए जरा क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ने बताया, सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है भी दूर करना होगा। केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए। हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए कोरी राजनीति का विचार न करते हुए हम समाज नीति को लेकर किस प्रकार से अपने देश के इस अमृत काल को नए रूप से परिभाषित कर पाए, इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा ध्यान दे। एक बड़ी बात यह, कोई वोट दे या न दे, आपको उससे संवाद जरूर करना है। अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री ने बात की, इसके पॉलिटिकल मायने क्या है। सबसे पहले देखिए कि मुसलमानों को जोड़ना है तो कितने राज्यों में देश के कितने मुसलमान हैं, देखिए जरा।
हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी का ये ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 19.26% मुसलमान आबादी है। बिहार में लगभग 17% आबादी मुसलमान है, 16.87%। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लगभग 27%। और महाराष्ट्र में 11.54% यानी 11.5% मुसलमान महाराष्ट्र में। झारखंड में 14.5% मुस्लिम आबादी है और कर्नाटक में लगभग 13% 12.92% मुसलमान है। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में 12.86% मुसलमान है। राजस्थान में लगभग 9% मुस्लिम आबादी है। हरियाणा में 7% मुस्लिम आबादी है। मध्य प्रदेश में 6.5% मुस्लिम आबादी है। तो मुस्लिम आबादी को सिर्फ नहीं जोड़ना है, सबको जोड़ना है। सवाल यह है कि हिंदू साथ है, मुसलमान पूरी तरह से साथ आए, अब इस पर काम करना है, उन्होंने ये कहा। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कितनी सीटों पर मुस्लिम आबादी असर डालती है, यह मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपके सामने बाहर आ गए, देखिए ग्राफिक्स। 220 सीट पर 10% मुस्लिम आबादी है। 10% देश की 220 लोकसभा सीटों पर, 92 सीटों पर 20% मुस्लिम आबादी है। और 41 सीटों पर लगभग 21 से 30% मुस्लिम आबादी है। तो अगर हम 21 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 41 सीटों को बीजेपी टारगेट करे, उसके आगे देखिए 11 सीटों पर 41 से 50% तक मुस्लिम आबादी है। इसके अलावा 24 सीटों पर 41 से 40%। तो 24 सीट ये और 41 सीट वो जिसपे 30 से 40% है। 31 से 40% इसे जोड़ दें तो लगभग 60 सीट हो जाती है। यहां अगर इन सीटों पर 16 सीट पर देखिए कितना है, लेकिन बीजेपी को मिला कितना, यह मैं आपको 16 सीट पर 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी। 2019 में 92 सीट जो मुस्लिम बहुल थी, उसमें से 45 बीजेपी ने जीत ली। यानी लगभग 50% सीट मुस्लिम आबादी वाली 50% सीट बीजेपी पहले ही जीत चुकी है। 14 में देखिए 41 सीट थी, 14 के मुकाबले 19 में 4 सीटों का फायदा हुआ है। यह फायदा बेवजह नहीं। अब इसे कैसे आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाने का तरीका क्या है, यह आपको बताऊंगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने बेशक कार्यकारिणी में बात कही, लेकिन 350 सीट ऐसे ही नहीं जीतेंगे। 350 सीट की प्लानिंग और पहले से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पसमानदा मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए बाकायदा 16 अक्टूबर को सम्मेलन किया गया। योगी के डिप्टी ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे इस सम्मेलन में। अगली तस्वीर दिखाइए। बरेली में भी ये देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है। पसमानदा मुसलमानों को बुलाया गया और उनका बड़ा सम्मेलन हुआ कि आखिर 350 सीटें जीतनी है, सबको कैसे जोड़ना है। जरा सुनिए पसमानदा मुसलमान क्या, ये बताऊंगा, लेकिन पसमानदा मुसलमान कह क्या रहे मोदी और योगी के बारे में। मोदी जी ने कदम उठाया वो बहुत अच्छा किया कि उसके ऊपर मुसलमानों का पॉजिटिव रुख रहेगा और भविष्य के अंदर मुसलमान जो है वो मोदी जी के लिए एक वोट बैंक की तरह भी काम आ सकते हैं, अगर ये अपने विचारधाराओं को परिवर्तित कर और मानवीय विचारधारा पर अपना स्टैंड ले। तो इस पसमानदा तबके ने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, ये मैं इसको मानता हूं। लेकिन अगर आप देखें जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं चाहे वो राज्य सरकार की हैं, हर एक योजना का 100% लाभ अगर किसी तबके को मिला है तो वो पसमानदा तबका है। प्रधानमंत्री जी ने जब से आह्वान किया है, क्योंकि ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी भी चीज का आह्वान करते हैं उसको 100% जरूर करते हैं। इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि एक मंच मिला है मुस्लिम पसमानदा समाज को। पसमानदा समाज को किसी ने समझा ही नहीं, एक वोट के रूप में इस्तेमाल किया और उसके बाद छोड़ दिया। जैसे कहते हैं ना, खीर के ऊपर काजू पिस्ता बादाम लगाया और जब खाया तो छोड़ दिया। कहते हैं कोरमे में तेजपात का पत्ता इस्तेमाल किया खुशबू के लिए कि बस जिसकी प्लेट में आया सबसे पहले निकाल के बाहर किया। ये काम सारी राजनीतिक पार्टियों ने किया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने एक आश्वासन दिया और एक ज्योत जलाई जिसके ऊपर पूरा विश्वास मुस्लिम पसमानदा समाज दिखा रहा है। माननीय मोदी जी ने जब आह्वान किया, अपना हाथ हम लोग की तरफ बढ़ाया, तो हमारी मांगे उन्होंने पहले ही पूरी कर दी कि हम आपके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आप लाइन के उस पार हो। पसमानदा मुसलमानों को आपने सुन लिया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पसमानदा मुसलमान होते क्या हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं। दरअसल फारसी का शब्द है पसमानदा। पसमानदा मतलब जो लोग पिछड़े हुए,
मुसलमानों में भी जो लोग पिछड़े हुए हैं, मतलब दबाए और सताए हुए लोग, पसमानदा मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं और मुसलमानों में इनकी आबादी 85%, 85% है। 15% मुस्लिम उच्च वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। पसमानदा दलित और पिछड़े भी माने जाते हैं, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर भी पिछड़े हुए हैं। पसमानदा समाज की 3 मुख्य मांगे रही हैं। पहला कि उन्हें एससी कैटेगरी में शामिल किया जाए, दर्जा दिया जाए। दूसरा, उनके खिलाफ सामाजिक अन्याय बंद हो। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर ज्यादा प्रतिनिधित्व उन्हें मिले। और आजाद भारत में सिर्फ 60 पसमानदा अब तक सांसद बने हैं। तो ये जो रणनीति है बीजेपी कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटों को भी साधा जाए, हिंदू और मुसलमान सबके वोट बराबर मिलेंगे, तो बीजेपी 25 नहीं 50 साल तक राज करेगी, इसकी तैयारी में। सुनिए जरा वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक क्या कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा लक्ष्य क्या है कि 50 वर्ष तक हमको देश पर शासन करना है। तो यह तभी संभव होगा कि देश के सभी संप्रदाय, सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को मत दें, उस पर विश्वास करें। तो प्रधानमंत्री की यह कोशिश है, उसी की दृष्टि से अपने कार्यकर्ताओं को भी, नेताओं को भी कहा कि हमको सभी वर्गों को साथ लेना है, सबको जोड़ना है, सबके पास पहुंचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजनीति में जिस जगह पर खड़े हैं उसमें शायद किसी को छोड़कर चलने वाली राजनीति तो कर भी नहीं सकते। और इसीलिए जब राष्ट्रीय कार्य समिति से निकलकर आता है कि सबको साथ लेकर चलना है और उसमें यह चर्चा होने लगती है कि मुसलमानों को शामिल करने की बात कही है, विशेषकर पसमानदा मुसलमानों को, तो मुझे लगता है कि उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अपनी तरफ से एक कदम चल चुके हैं, क्या देश के मुसलमान दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे? यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो मोदी के साथ मुसलमान आखिर क्यों आएंगे, क्या वजह है? वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार ने अब तक किया क्या है जमीन पर, या सिर्फ हवाबाजी ही है। देखिए जरा, 9 साल में मुस्लिम कल्याण के लिए 22,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मुस्लिम कल्याण के लिए देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है। गरीब मुसलमानों को भी इस योजना का फायदा हो रहा है, उन्हें भी राशन मिल रहा है जो गरीब है, गांव में, छोटे शहरों में रहते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का 33% मुसलमानों को लाभ हो रहा है। सम्मान किसान निधि जो 6,000 किश्त जाती है। उज्ज्वला योजना 37% मुसलमानों को लाभ हो रहा है, यानी सिलेंडर और गैस। मुद्रा योजना 36% मुसलमानों को इसका लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना का 31% आवास मुसलमानों को मिले। सरकार ने अल्पसंख्यकों का बजट बढ़ाया है और 3 तलाक खत्म करने के लिए कानून बनाया। 6 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को डिजिटलाइज किया है। लड़कियों की शादी के लिए 51,000 की मदद दी गई। सरकार की तरफ से मदरसों से पढ़े बच्चों को रोजगार के लिए भी योजना लाए। सीखो कमाओ उस्ताद जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है और मोदी सरकार ने योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए दिए। इस योजना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है। लड़कियों के लिए नई रोशनी योजना भी शुरू की गई है। मोदी सरकार ने हुनर हाट की भी शुरुआत की है। योजना ने दस्तकारों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। यह किया है अब तक। लेकिन सवाल यह है कि बहुत से ठेकेदार भी परेशान हैं, यानी बहुत से लोग मोदी की इस योजना के साथ हैं, लेकिन मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों को यह बात अच्छी नहीं लग रही है कि मोदी ने कहा है कि सबको जोड़ो, जो वोट नहीं दे रहा उसे भी जोड़ो। सुनिए जरा। बहुत अच्छी बात कही कि चाहे उन्होंने ये ना देखो कि वोट दिया है नहीं, बल्कि उनका तुम काम करो, उनसे मिलो, उनसे मुलाकात करो और उनकी भलाई के लिए तुम सब काम करो। ये बहुत अच्छा बयान है। लेकिन बस वे कुछ छोटे भैया जो लीडर हैं बीजेपी के, वो काम खराब करते रहते हैं और उल्टे सीधे बयान दे देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोदी जी की और जो बड़े लीडर हैं बीजेपी की, उनकी छवि खराब हो जाती है। अगर सांप्रदायिक युग के हिसाब से कहें तो सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता इस युग में है, जो देश के लिए कलंक है और देश ने कभी ऐसी सांप्रदायिकता कभी नहीं देखी थी जो आज देखी जा रही है। भाजपा तो एक राजनीतिक पार्टी है और ये सारे खेल जो हैं वो आगे आने वाले 24 के इलेक्शन के लिए किए जा रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछ रहा हूं कि क्या आपकी जो टीम आप भेज रहे हैं मुसलमानों के यहाँ, क्या वो टीम गुजरात में बिल्किस बानो के घर जाएगी?
और जाके बताएगी कि सरकार की नीतियां क्या हैं। वो जो ब्राह्मण बलात्कारी थे, उनको संस्कारी ब्राह्मण कहने वाले वो जो आपके नेता थे, क्या वो जो सरकारी नीति थी उसका हिस्सा थे? भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ जो काम कर रही है वो जग जाहिर है। ये एक बड़ा बयान है और इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी इस नसीहत को उनके पार्टी वाले सीरियसली मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। और उसी के साथ साथ आए दिन जो कुछ लोग किसी भी खास कम्युनिटी के खिलाफ बयानात देते हैं, इससे उस पर भी रोक लगेगी। आपने ठेकेदारों को भी सुन लिया, उनकी अलग राय है, और मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी सुन लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ देश के मुसलमान बल्कि मुस्लिम देशों के साथ भी पीएम का अलग रिश्ता है। ये जो मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भारत का नहीं है। ये मंदिर बना है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में ये मंदिर बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान। जो रिश्ते सुधरे, बेहतर हुए मुस्लिम देशों के साथ, तब यूएई में, दुबई में किसी ने कल्पना नहीं की थी वहां भी मंदिर बनेगा। अगली तस्वीर दिखाइए। सऊदी अरब में भी मंदिर बनाए जाने की तैयारी है कि सऊदी में भी मंदिर हो। वहां के प्रिंस ये ख्वाहिश रखते हैं कि वहां भी एक भव्य मंदिर बने। ये रिश्तों से ही मुमकिन है। तो कैसे रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी के मुस्लिम देशों के साथ सुधरे हैं और बेहतर हुए हैं, ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, संयुक्त अरब अमीरात के साथ रिश्ते कैसे हैं। भारत से यूएई के बेहद अच्छे रिश्ते हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही संभव हुआ। अबू धाबी में एक राम मंदिर भी बनाया गया है। यूएई ने प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान भी दिया। मालदीव भी एक मुस्लिम बहुल देश है और मालदीव में निशान इजुद्दीन से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री को, जो कि मालदीव का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अफगानिस्तान में मोदी बेहद लोकप्रिय हैं और लोग पाकिस्तान से ज्यादा भारत को पसंद करते हैं। अफगानिस्तान में मोदी को आमिर अमानुल्लाह खान सम्मान भी मिला है। ये कुछ मुस्लिम देश है, ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। प्रधानमंत्री पहले दिन से कहते रहे हैं कि मुसलमानों को आगे बढ़ाना है। एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप। सुनिए जरा। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। 350 सीटें जीतनी है 24 में, यह भी वजह है। लेकिन विरोधी जो हैं, उन्होंने एक बात ठान ली है। विरोधियों ने ठाना है कि मोदी को जिताना है। अब विरोधी खुद ही ठान चुके हैं, तो आप क्या करेंगे? 350 का टारगेट विरोधी ही प्रधानमंत्री मोदी जी को अचीव करवा देंगे। यह मैं क्यों कह रहा हूं, एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। मोदी को हराने के लिए बैठक हो रही थी। देखिए, अखिलेश का पोस्टर है, भगवंत मान है, केसीआर है और अरविंद केजरीवाल, बड़ी बड़ी होल्डिंग लगी हुई है। ये मोदी को हराने के लिए मिले थे सब एक दूसरे से। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, ये मंच सजा था, भीड़ भी थी, तेलंगाना में हो रही थी। ये देख रहे हैं आप, तेलंगाना में रैली थी मोदी को हराने के लिए। अगली तस्वीर दिखाई जरा। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान बैठे हैं, केसीआर बैठे हैं, डी राजा बैठे और अखिलेश यादव बैठे हैं। क्या ये 1, 2, 3, 4 लोग मिलकर मोदी को हरा सकते हैं? ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये विरोधी ही मिलकर मोदी को जिता देंगे। क्यों? इसमें कौन नहीं दिख रहा है? अगली तस्वीर दिखाइए। इस मंच पर राहुल गांधी गायब है, बुलाए नहीं गए। अगली तस्वीर दिखाइए। ममता बनर्जी तेलंगाना नहीं गई, मेघालय में थी, ये भी मंच से बाहर थी, लेकिन मोदी को हराना है। अगली तस्वीर दिखाइए। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन मंच पर बुलाए नहीं गए। अब सवाल यह है, इसीलिए ये विरोधी साथ होकर भी अलग अलग हैं और ये विरोधी मिलकर ही मोदी को जिताएंगे भी। रिपोर्ट देखिए। मोदी को जिताने की कसम किसी और ने नहीं, विरोधियों ने ही खा ली है। ये मोदी विरोधी मंच है। मंच पर केसीआर है, केजरीवाल है, अखिलेश यादव और भगवंत मान भी है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी है। लेकिन वो नहीं दिखे जिनके साथ इससे पहले केसीआर,
कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और मोदी को हराने की कस्में खा रहे थे। केसीआर की इस रैली में न नीतीश कुमार पहुंचे न ममता बनर्जी नजर आई, लेकिन जो पहुंचे उन्होंने खूब हुंकार भरी। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 साल, फिर भी हमारा देश गरीब क्यों रह गया? फिर भी हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद सिंगापुर आजाद हुआ, जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हो गया था, जापान हमसे आगे बढ़ गया, सिंगापुर हमसे आगे बढ़ गया, जर्मनी हमसे आगे बढ़ गया। हमारे में क्या कमी रह गई? हम पीछे क्यों रह गए? हम पीछे इसलिए रह गए क्योंकि जैसे भी मान साहब ने बताया, हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है, हमारे देश के नेता बहुत खराब हैं। इस रैली में राहुल गांधी भी नहीं दिखे, जो मोदी को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता की गुहार लगाते रहे। तो सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले ही विपक्ष हार गया है, या विपक्ष केवल दिखावे के लिए ताल ठोक रहा है और अपनी हार स्वीकार कर चुका है? मोदी के विरोधी मोदी से लड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन मोदी की जीत की बड़ी वजह भी यही विरोधी है, जो साथ होकर भी साथ साथ नहीं। और आइए आपको बताते हैं, मंच पर जिन विरोधियों को आपने मोदी की देखा, मोदी के खिलाफ उनकी ताकत क्या है? ये विरोधी क्या वाकई हरा देंगे? इतने ताकतवर है ये, इतनी सीटें हैं इनके पास लोकसभा में। देखिए जरा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पीएम मोदी के पास 303 सीटें, लेकिन देखिए विरोधियों में दम कितना है। पहले देखिए, सबसे पहले केसीआर 303 के सामने 9 सीटें, ये मोदी को हराने वाले एक नेता। दूसरे अखिलेश यादव उस मंच पर थे, 303 के सामने 5 सीटें। तीसरे देखिए, अरविंद केजरीवाल मोदी को हराएंगे और 303 के सामने 0, लेकिन मोदी को तो हराना है। डी राजा 303 के सामने 2 सीटें। हौसले सबके बहुत बड़े हैं, सपने भी बड़े हैं, सबको मोदी को हराना है, बात यह है। लेकिन सुनिए जरा, मोदी को हराने के लिए मंच से जो हुंकार सुनाई दी वो सुनिए। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। तमिलनाडु का गवर्नर तमिलनाडु की सरकार को तंग कर रहा है, तेलंगाना का गवर्नर राव साहब को तंग कर रहा है, दिल्ली का गवर्नर मेरे को तंग कर रहा है, पंजाब का गवर्नर मान साहब को तंग कर रहा है। ये गवर्नर तंग नहीं कर रहे, मोदी साहब तंग कर रहे हैं। सुन लिया आपने, अखिलेश कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस बार हरा देंगे, सीटें सिर्फ 5 हैं 80 में से। अब मैं आपको बताता हूं, इस मंच पर अखिलेश थे, अरविंद केजरीवाल थे, केसीआर खुद प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, लेकिन 2 और लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो नहीं पहुंचे। तो जिन जिन ने सपना देखा है पीएम बनने का, वो एक साथ नहीं आएंगे। ये देखिए तस्वीर याद है, केसीआर गए थे नीतीश कुमार से मिलने बिहार, सोच रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री के लिए शायद दावेदार हो जाऊंगा, लेकिन यहां नीतीश कुमार खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उनके नेता खुद ही कह रहे हैं नीतीश पीएम कैंडिडेट होंगे, इसलिए नीतीश भी उस मंच पर नहीं थे आज वाले में। अगली तस्वीर दिखाइए, ममता बनर्जी से भी केसीआर मिले थे, खुद बनना था पीएम का कैंडिडेट, लेकिन दावेदार तो अनेक हैं, इसलिए ममता भी उस मंच पर नहीं थी। आइए अब आपको दिखाते हैं किस किस को पीएम बनना है और किस किस की ताकत क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री सबको बनना है। आइए आपको बताता हूं, ये देखिए जरा, ये कुर्सी देख रहे हैं, ये कुर्सी मोदी बनाम ऑल की लड़ाई हो रही है। इसमें कुर्सी पे सबको बैठना है, कुर्सी पर सबको बैठना है, लेकिन हकीकत यह है कुर्सी पर बैठने के लिए नंबर किसी के पास नहीं है। देख रहे हैं आप, केसीआर भी चाहते हैं इस कुर्सी पर बैठ जाएं, नंबर है 9 सांसद। अखिलेश भी चाहते हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बना दे, लेकिन नंबर है 5। अरविंद केजरीवाल भी यह सपना देख रहे हैं, 0 सांसद हैं।
लेकिन जो नहीं पहुंचे वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता बनर्जी के पास 22 सांसद हैं, लेकिन पीएम ममता को भी बनना है। नीतीश कुमार के पास 16 सांसद हैं, पीएम का सपना उन्होंने भी देखा है। और राहुल गांधी तो हजारों किलोमीटर चल लिए हैं कि पीएम बन जाए, सांसद सिर्फ 52 ही हैं। इन सबको पीएम बनना है, इसलिए सब एक साथ आने को तैयार नहीं है, और यही मोदी की जीत की एक और बड़ी वजह है। 2 तस्वीरें और आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी को पीएम बनना है, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा थी पंजाब में। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा थी और निकले वहां से तो उनके ये करीबी नेता मनप्रीत बादल, आप देख रहे हैं, जोड़ रहे हैं भारत और टूट रही है पार्टी। अगली तस्वीर दिखाइए। मनप्रीत बादल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली, पीयूष गोयल गुलदस्ता दे रहे हैं, तो राहुल गांधी जोड़ने चले थे पार्टी, लेकिन पार्टी के नेता छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। अब तो उन्हें सोचना पड़ेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आइए आज की एक और बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है कि कैसे हिंदू हत्या की सुपारी दी जा रही है। और ये दो आप देख रहे हैं किलर हैं ये दोनों। 26 जनवरी से पहले साजिश ये है दंगे भड़काने की। दिल्ली में हिंदू नेता की हत्या करो और उसके बाद दंगे भड़काओ। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, दोनों आतंकियों को कस्टडी में ले लिया गया है, नौशाद और जगजीत। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये तो चेहरे ढके हुए हैं, ये चेहरे खुले हुए हैं। ये दोनों हिंदुओं की हत्या की सुपारी ले रहे थे, नौशाद और जगजीत। इनका कॉम्बिनेशन क्या है, एक दूसरे के साथ कैसे ही अब आपको बताऊंगा, लेकिन एक हत्या की कितनी सुपारी थी ये आपको बता दूं। रेट क्या है, सुपारी का रेट देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, एक नेता को मारोगे तो 50 लाख, दूसरे को मारोगे तो 1 करोड़, और तीसरे को मारोगे तो 1.5 करोड़। दिल्ली से पकड़े गए आतंकियों पर यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा यह, आतंकियों ने मर्डर के लिए 3 करोड़ की सुपारी ली थी, और पहली हत्या पर आतंकियों को 50 लाख रुपए मिलने थे। दूसरी हत्या हो गई तो 1 करोड़ दिए जाएंगे, और तीसरी हत्या, तीसरे मर्डर पर 1.5 करोड़ मिलने वाले थे। हिंदुओं की हत्या कर माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। दिल्ली और पंजाब के 3 नेता आतंकियों के टारगेट पर थे। 2 हिंदू और 1 सिख नेता के मर्डर की साजिश थी। बजरंग दल और शिवसेना के नेता इनके निशाने पर थे। खालिस्तान का विरोध करने पर एक कांग्रेस नेता भी टारगेट पर था। हिंदुओं की हत्या के लिए आतंकियों ने स्लीपर सेल मॉड्यूल बनाया। स्लीपर सेल मॉड्यूल में 8 आतंकी सक्रिय थे। 2 आतंकी नौशाद और जगजीत पकड़ लिए गए हैं, और 2 हैंडलर थे, एक पाकिस्तान से दूसरा कनाडा से था। बाकी 4 आतंकियों की तलाश की जा रही है। नौशाद जगजीत ने ही हिंदुओं की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तानी हैंडलर्स को शक था कि वो हत्या कर पाएंगे या नहीं, यानी इन दोनों पर शक था इनके बस का है या नहीं। इसलिए इन्होंने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कहा हम एक हत्या का ट्रायल करते हैं। एक ट्रायल करेंगे, उसके बाद वीडियो भेजेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हम हत्या कर सकते हैं, अब हमें पैसा दो। त्रिशूल के निशान वाला एक शख्स इन्होंने पकड़ा, जो हिंदू शख्स था, जिसके हाथ में टैटू था। आतंकियों के मोबाइल से एक 37 सेकंड का वीडियो मिला, और आतंकियों को हैंडलर से हवाला के जरिए 5 लाख रुपए भी मिले थे। यह थी तैयारी। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन्होंने बाकायदा हत्या भी की, हत्या का वीडियो भी बनाया। यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जिस शख्स की हत्या की, हत्या का ट्रायल किया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका वीडियो भेजा। इन्होंने दरअसल ट्रायल के लिए भेजा था, सुपारी ली थी बाकायदा, और मौका यह था कि अगर ट्रायल में पास हो गए तो उसके बाद इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं, ट्रायल किया भी इन्होंने। कैसे ट्रायल किया ये आपको बताता हूं। आतंकियों का टारगेट था दिल्ली में हिंदू नेता की हत्या। आतंकियों के उनके आकाओं से ऑर्डर मिल गया था, और ट्रायल के तौर पर आतंकियों ने एक हिंदू शख्स को चुना। आगे हाथ देख रहे हैं आप, त्रिशूल लगा जो हाथ देख रहे हैं आप, टैटू बना है। त्रिशूल के टैटू वाले शख्स के साथ आतंकियों ने पहले दोस्ती की। बाद में आतंकी बहला फुसला कर हिंदू युवक को घर ले आए, और एक आतंकी ने गला काट कर बेरहमी से हत्या कर दी। दूसरा आतंकी हैवानियत का वीडियो बनाता रहा। आतंकियों ने हैंडलर्स को मर्डर का वीडियो भेजा। उसके बाद कत्ल के बाद आतंकियों ने शव के 9 टुकड़े काटे, लाश के टुकड़े करते हुए वीडियो भी बनाया,
और पाकिस्तानी हैंडलर को हैवानियत के सबूत भेज दिए कि हम हत्या कर सकते हैं। सबूत छुपाने के लिए शव के टुकड़े फ्रिज में रख दिए। बाद में डेड बॉडी के टुकड़े भलसवा नाले में फेंक दिए पैकेट्स में रखकर। आतंकियों की निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। शव के सिर, पैर और हाथ बरामद कर लिए गए हैं। मृतक के हाथ में त्रिशूल जैसा टैटू भी मिला है। हिंदू युवक के धड़ का अभी तक पता नहीं चल पाया है। भलसवा डेरी में किराए के घर में ये आतंकी रहते थे। घर की तलाशी में पुलिस को खून के निशान फ्रिज से भी मिले हुए। अब जरा सुनिए एसीपी ने इस पूरे खुलासे के बाद क्या कुछ कहा। इन्होंने एक आदमी का मर्डर भी किया था दिसंबर के महीने में, और वो मर्डर इन्होंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो इनके क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स हैं उनको ये अपना कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट कर सकें ये कितने कैपेबल हैं। इसमें जो जगजीत जग्गा है इसका हैंडलर कनाडा बेस्ड अर्शदीप डाला जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो है, और नौशाद जो दूसरा इसमें आदमी है, नौशाद पे पहले भी मर्डर के केसेस हैं। नौशाद का क्रॉस बॉर्डर एक एलईटी एसआई हैंडलर है जो सस्पेक्टेड है, वो उसको हैंडल कर रहा था। इनकी फंडिंग हो रही थी और ये एक बड़ी राइट विंग लीडर्स को टारगेट करने की प्लानिंग बना रहे थे जिसके लिए तैयारी कर रहे थे आने वाले महीने। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा में नोट वाला ड्रामा हुआ है। ऐसे पहली तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन ये देख रहे हैं केजरीवाल के विधायक हैं, हाथों में नोट लेकर विधानसभा पहुंचे। नोट क्यों है इनके? देखिए एक हाथ में भी नोट है, दूसरे हाथ में भी नोट है। जरा फुल स्क्रीन लिए तस्वीर लीजिए पहले। इनका नाम है महेंद्र गोयल, केजरीवाल के विधायक हैं। विधानसभा में नोटों की गड्डी लेकर पहुंचे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति है कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। किस चीज की ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपने जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति हैं कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। अब ये विधायक जी का दूसरा तस्वीर देखिए। झोला लेकर आए थे विधानसभा में, झोले से नोट निकाले हैं विधानसभा के अंदर और उसके बाद इन नोटों को लहराया है। केजरीवाल के विधायक हैं, रिश्वत का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखिए जरा किसने किसको रिश्वत दी है जो केजरीवाल के मंत्री तक, केजरीवाल के विधायक तक पहुंची है, महेंद्र गोयल तक। विधानसभा में जो नोट वाला ड्रामा हुआ उसके पीछे वजह दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप केजरीवाल के विधायक को नोटों के साथ। आम आदमी पार्टी विधायक ने दिल्ली विधानसभा में नोट लहराए। महेंद्र गोयल ने 15 लाख रुपए नोटों की गड्डियां दिखाई। आम आदमी पार्टी विधायक ने पैसे लेकर नौकरी देने का आरोप लगाया। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में नर्सिंग के पदों पर भर्तियां हो रही। भर्ती माफिया पैसे लेकर लोगों की भर्ती कर रहे हैं और माफिया ने सेटिंग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, महेंद्र गोयल ने कहा, मेरी 15 लाख में सेटिंग हुई है। माफिया ने 15 लाख रुपए टोकन मनी के रूप में दिए इन्हें। यही नोटों की गड्डियां दिल्ली विधानसभा में उन्होंने दिखाई है। वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। महेंद्र गोयल ने कहा, चुप रहने की रिश्वत दी गई है मुझे। और गोयल ने कहा, सेटिंग का पर्चा डीसीपी को भी मैंने दिखाया है, एलजी से शिकायत की लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की थी, अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। आइए अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं महेंद्र गोयल। उस सेटिंग का मैंने डीसीपी साहब को भी दिखाया कि ये पैसे के अंदर 15 लाख रुपए के अंदर मेरी सेटिंग हुई है और एक वो अमाउंट
जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं। ये नोट कांड हुआ है, इस नोट कांड पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर। देखिए जरा, ये नोटों से भरा बैग आप आगे देख रहे हैं, यही नोटों की लड़ाई है। माफिया पैसे लेकर नौकरी दे रहा है, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। चुप रहने के लिए रिश्वत देने की कोशिश की गई है, पैसा दिया और आवाज मत उठाओ। एलजी के सामने मुद्दा उठाया है, जान जोखिम में डालकर आवाज उठाई है, मेरे साथ भी गलत हो सकता है, यह आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहा। बीजेपी का कहना है आप एक कट्टर बेईमान पार्टी है और एमएलए साबित कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बेईमान है। आम आदमी पार्टी विधायक ने टोकन मनी आखिर ली क्यों? पकड़े जाने पर कवच पहनने की कोशिश की आम आदमी पार्टी विधायक ने। जांच होगी तो बेईमान बच नहीं पाएंगे, बेईमानों को जेल जाना होगा, बीजेपी ने कहा। अब जरा सुनवाता हूं मैं आपको, हमारे सहयोगी पीयूष ने आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं महेंद्र गोयल, उनसे सवाल पूछे, सुनिए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल साहब। सर, आज आपने नोटों की गड्डी दिखाई, कहां से आई और ये कब से आपके पास थी? ये बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के अंदर एक एजेंसी है गोरखा, जो सुरक्षा कर्मियों के नाम के ऊपर भर्ती कर रही है जी, और उनसे ये पैसा आया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ सर? कैसे ये कैश में मिला था आपका पैसा? हाँ, कैश के अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने कंप्लेंट की? उसमें मैंने हमारे डीसीपी साहब को भी कंप्लेंट की है, उसके बाद एसीबी को भी कंप्लेंट की है और सभी से मैं आज तक मिलता रहा हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आप क्या किस तरह आश्वासन दिया गया आपको? किस तरह के आश्वासन दिया गया है और उम्मीद करता हूं कि आज दिल्ली विधानसभा के अंदर ये मुद्दा उठा है तो जरूर इसका। इतने लंबे समय तक क्यों आपने ये कैश अपने पास रखा सर? क्या कारण? प्लेटफॉर्म बनता था, मैंने उसके ऊपर कार्रवाई करता रहा हूं, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा का सेशन कुछ समय के बाद होता है, तो इसलिए आज मैंने इस आपने कोशिश की उसको उठाने की, ये सेटिंग आप उसको स्टिंग करने की भी कोशिश की आपने सर? बिल्कुल। आइए, अब नोटों की गड्डी तो देख ली, सवाल किसकी जिम्मेदारी है ये मैं आपको बताता हूं। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि विधायक जी के हाथ में नोट थे, लेकिन आप विधायक महेंद्र गोयल के आरोपों पर अब सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने पूछा है शिकायत की है तो आखिर कॉपी कहां है? नोट लेकर यहां आ गए, क्या किसी को शिकायत की थी? और की है तो कॉपी कहां है? जो स्टिंग किया गया है वो कहां है? विधायक डील करते हुए वीडियो ही दिखा दें। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, बीजेपी पूछ रही। महेंद्र गोयल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, एलजी के आदेश के बाद जांच जारी है उनके खिलाफ। अंबेडकर अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन आता है और भ्रष्टाचार पर केजरीवाल सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? महेंद्र गोयल दिल्ली के रिठाला के विधायक हैं और महेंद्र गोयल पर पत्रकार के साथ मारपीट का भी आरोप है, जल बोर्ड के अधिकारी के साथ भी मारपीट का आरोप लगा है, मारपीट का वीडियो भी वायरल हो चुका है। सुनिए जरा इस नोट कांड पर मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं और बीजेपी क्या कह रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी विधानसभा में किसी हॉस्पिटल में कोई सर्विस प्रोवाइडर नियुक्तियों में गड़बड़ी कर रहा है और जब वो उसकी शिकायत लेके पुलिस के पास जाते हैं, डीसीपी के पास जाते हैं, जॉइंट कमिश्नर के पास जाते हैं, एसीबी के पास जाते हैं, एलजी साहब के पास के जाते हैं, तो कोई उनको सहयोग नहीं करता। वो कहते हैं वो गलत कर रहे हैं, मैं रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं, आप रंगे हाथों पकड़ो, तो कोई उनको रंगे हाथों पकड़ने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब है कि मिलीभगत से चल रहा है वहां पे। 15 लाख रुपए कैश तो आप दिखा रहे हो, कोई स्टिंग किया हो तो वो दिखा दीजिए। आप तो स्टिंग के मास्टर है ना, स्टिंग कोई किया हो वो दिखाइए। आप कह रहे मैंने कंप्लेन करी, कंप्लेन की कॉपी जनता को दिखा दीजिए। आप तो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई करी हो इस मुद्दे के ऊपर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर जिस पर दिन भर बहस और हंगामा होता रहा, कुश्ती में डर्टी पिक्चर की बात निकलकर सामने आई तो पूरा देश हिल गया। वो पदकवीर जो देश का मान बढ़ाते हैं, देश को सम्मान दिलाते हैं, देश गर्व और अभिमान करता है इनके पदक जीतने पर। जब ये मेडल जीतते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, क्योंकि ये देश के तिरंगे का मान बढ़ाते हैं। लेकिन आज की एक और अलग तस्वीर सामने है, अगली तस्वीर दिखाई। यही पदकवीर आज जंतर मंतर पर बैठे थे, जंतर मंतर पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर। जो आरोप लगाए वो बहुत गंभीर आरोप लगाए।
आखिर पदक वीरों को जंतर मंतर पर बैठना क्यों पड़ा? अगली तस्वीर दिखाई जरा। उनमें बड़े बड़े पदक वीर, बजरंग पुनिया जैसे पदक वीर भी शामिल हैं एशियन गेम्स में जिन्होंने पदक जीते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि धरने पर क्यों बैठना पड़ा, क्या आरोप लगाए और किस सांसद पर आरोप लगाए, किस अध्यक्ष पर कुश्ती फेडरेशन के आरोप लगाए गए और अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, ये आपको बताता हूं। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर पदक वीर पर ने क्या आरोप लगाए। ये आप देख रहे हैं, जंतर मंतर पर बैठे थे, भारत के दिग्गज पहलवानों ने धरना दिया और दिल्ली के जंतर मंतर पर पदक वीरों का प्रदर्शन हुआ। हाथ में तिरंगा लेकर खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट धरने पर बैठे थे और कुश्ती चैंपियन विनेश फोगाट भी प्रदर्शन में शामिल हुई। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोला। संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, गोंडा से आते हैं, गोंडा से सांसद हैं, उन पर आरोप लगाया खिलाड़ियों ने। ब्रजभूषण पर यौन शोषण तक के आरोप लगाए गए। खिलाड़ियों ने कहा हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है। पहलवानों ने कुश्ती संघ पर तानाशाही के आरोप लगाए। हमें परेशान किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, मनमाने नियम बनाकर हमें खेलने से रोका जा रहा है। ओलंपिक में बिना कोच फिजियो के भेजने के आरोप हैं। कुश्ती संघ के सहायक सचिव पर भी मनमानी के आरोप लगाए गए हैं। खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ को भंग करने की मांग की है। अध्यक्ष ब्रजभूषण और सहायक सचिव को हटाने की भी मांग की गई है। प्रदर्शन चलने तक कोई खिलाड़ी टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, यह कहा गया। अब जरा इन खिलाड़ियों को सुनिए और जिन अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए उन्हें भी सुनवाएंगे। पहले खिलाड़ियों को सुनिए। कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया है। प्रॉब्लम काफी लंबी है और देखो सभी रेसलर्स यहाँ आए हैं, माने जाने रेसलर्स आए हैं, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के आए हैं, तो देख लो प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। और बस आए हैं यहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का बायकॉट करने और कि हम प्रेसिडेंट चेंज हो और एक नई फेडरेशन का निर्माण हो, जिससे जो है जो हमारी प्रॉब्लम्स जो हम झेल रहे हैं हमारे आने वाला यूथ ना झेले। और बस हम अपना जो हमारी मांग है वो पूरी होनी चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हम जो लड़ाई लड़ने के लिए आए, क्योंकि हम अपने खेल को बचाने के लिए आए हैं। सब कुछ ठीक करने के लिए ये बेड़ा उठाया है और सब कुछ ठीक, क्योंकि आज कल आप लोगों के बच्चे अगर रेसलिंग में या किसी भी गेम में आएंगे तो ऐसे हरासमेंट ना हो, उनको मेंटली हरासमेंट ना हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अध्यक्ष कौन है रेसलिंग फेडरेशन के जिन पर ये आरोप लग रहे हैं। ये ब्रजभूषण जो कि लखनऊ से आज ही दिल्ली पहुंचे और मीडिया ने घेर लिया, उनसे सवाल किए गए जो उन पर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन देखिए जरा कि कौन कौन है आरोप लगाने वाले, उन्होंने कौन से मेडल जीते हैं। इसलिए जो उनका उपलब्धि है वो ये बताती है कि वो बेवजह बात नहीं कह रहे। बजरंग पुनिया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था, और उसके अलावा साक्षी मलिक जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता हुआ है, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आरोप लगाए। और विनेशा फोगाट गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लगातार 6 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। ब्रजभूषण बाहुबली नेता की छवि है इनकी गोंडा में, पूर्वांचल में बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं ब्रजभूषण। अब जरा सुनिए, ब्रजभूषण जब दिल्ली लैंड हुए तो हमारे सहयोगी ने उनसे बात की। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल ये है कि यदि नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? आपका क्या कहना है उन लोगों को? क्योंकि उन लोगों आप उनको बुलाएंगे मिलने के लिए? आप उन लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे या आप कोर्ट में जाएंगे? आप देखिए ऐसा है, पहले एक सुनिए, वो खिलाड़ी है, हम अध्यक्ष हैं। सामने वो खिलाड़ी है, हम अध्यक्ष हैं जी। हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे। रहा सवाल यौन शोषण नहीं हुआ, कोई यौन शोषण जैसा नहीं हुआ, क्यों लगाएगा? नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, वो कह रहे हैं मोदी आपको बार नहीं हुआ। और सर एक या दो नहीं, कई रेसलर नहीं हुआ, नहीं हुआ। एक भी रेसलर खड़ा कर दो, एक भी रेसलर खड़ा कर दो। तो आप सुन रहे थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण को, जो इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन से आई है। गृह मंत्री के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की का नंबर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जेलेंस्की के ये गृह मंत्री थे यूक्रेन के,
आज इनकी मौत हो गई। कहा जा रहा है पुतिन ने इन्हें मरवा दिया और अगला नंबर ज़ेलेंस्की का है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतिन पूरी तरह से एक्शन में। पुतिन ने अब तक, अगर आपने देखा हो तो, रिहायशी इलाकों में गोले दागे। अब तक ज़ेलेंस्की को नहीं छुआ, उनके किसी मंत्री को नहीं छुआ, लेकिन पहली बार गृह मंत्री की मौत हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। उसके बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपको धुआं, आग नजर आ रही है। आखिर किस तरह का ये क्रैश था? अगर क्रैश है कि आग देखिए किस तरह से फैली है। ये क्रैश था या ये हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया, ये जांच का विषय है। क्या ज़ेलेंस्की टारगेट पर है पुतिन के? अब अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं उस इमारत को, उस बिल्डिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जो आग के शोले में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीरें बता रही है कि क्या ये साधारण हेलीकॉप्टर गिरने पर इतनी आग नहीं लगती है? क्या यहां कुछ अटैक हुआ था हेलीकॉप्टर के ऊपर जिसके बाद ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है? बेशक इसकी जांच होगी, लेकिन क्या ज़ेलेंस्की के बहुत नजदीक पहुंच गए पुतिन? उनका अगला टारगेट अगर कोई है तो वो ज़ेलेंस्की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गृह मंत्री, ज़ेलेंस्की के गृह मंत्री को कैसे मार गिराया या उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वो आपको बताने जा रहा हूं। हेलीकॉप्टर क्रैश में ये देख रहे हैं आप, हेलीकॉप्टर की हालत, इसी तरह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। यूक्रेन के गृह मंत्री साथियों के साथ युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में कुल 9 लोग सवार थे, जिनमें 3 मंत्री भी थे। डेनिस को ज़ेलेंस्की ने 2021 में गृह मंत्री बनाया था, जिनकी मौत हो गई। ज़ेलेंस्की के राइट हैंड कहे जाते थे, यानी ज़ेलेंस्की का हर काम, हर चीज वो संभालते थे। डेनिस के कंधे पर सुरक्षा और पुलिस की जिम्मेदारी दे रखी थी। ज़ेलेंस्की ने क्रैश जहां हुआ वहां बच्चों का एक सेंटर और स्कूल भी था। हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है और यह मौत का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। 29 लोग हादसे में घायल हुए, जिनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर जाकर सीधे एक इमारत से टकरा गया, ठीक इस तरह जैसे आप देख रहे हैं। हादसे के बाद आसपास इलाके में आग लग गई और इमारत से बच्चे और कर्मचारियों को फौरन निकाला गया। ज़ेलेंस्की ने के ऑफिस ने लिखा है, हादसे की हम जांच कर रहे हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हादसे को भयानक हादसा बताया है कि आखिर ये जो हादसा है ये इस जंग में को और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि सीधे ज़ेलेंस्की के राइट हैंड तक हमला हुआ। 3 मंत्री भी मारे गए, देख रहे हैं तीनों की तस्वीरें। ये गृह मंत्री है, ये गृह मंत्रालय के सचिव हैं यूरी, और ये डेनिस, और ये उप गृह मंत्री हैं येवेन। इन तीनों की मौत हुई है इस हेलीकॉप्टर में, ये तीनों सवार थे। तो अब सवाल ये है, वाकई ये हादसा था या पुतिन ने निपटा दिया गृह मंत्री को भी? देखिए जरा, ये हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, ऐसे ही हेलीकॉप्टर में सवार थे पुतिन के गृह मंत्री। हेलीकॉप्टर क्रैश पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने टारगेट किया है। रूसी सेना ने यूक्रेनी मंत्री का हेलीकॉप्टर गिरा दिया है। हेलीकॉप्टर में यूक्रेन के गृह मंत्री के साथ 2 और मंत्री भी सवार थे। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर में बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। 3 मंत्रियों की मौत यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अभी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पुतिन ने अगर मार गिराया है तो पुतिन का अगला टारगेट सिर्फ ज़ेलेंस्की होंगे। लेकिन पुतिन अपने जो दुश्मन हैं उन्हें इस तरह से मारते हैं कि पता नहीं चलता। क्यों? ये आप देख रहे हैं, पुतिन के कुछ और दुश्मन जो हैं उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो है, ये जो शख्स हैं, इन्होंने कहा है पुतिन अगला जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। कैसे? आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि पुतिन अगला जन्मदिन नहीं मना पाएंगे? क्योंकि ज़ेलेंस्की टारगेट पर है, ज़ेलेंस्की के मंत्री टारगेट पर हैं, वहां के लोग टारगेट पर हैं, युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। पुतिन का जन्मदिन आने वाला है 7 अक्टूबर। केक रखा है पुतिन के सामने, लेकिन इनका कहना है पुतिन अब अगला केक नहीं काट पाएंगे। 7 अक्टूबर से पहले पुतिन की हत्या हो जाएगी। रूस के नेता ने हत्या का यह दावा किया है। इनका नाम है पोनोमारेव, ने पुतिन के मर्डर का दावा किया है और कहा है पुतिन अपना 71वां जन्मदिन नहीं मना पाएंगे। रूस में करीबी ही पुतिन को मार डालेंगे, बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। पोनोमारेव रूस के मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं और पोनोमारेव इन दिनों यूक्रेन में ही रह रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान पोनोमारेव ने यह बयान दिया था। 2016 में पोनोमारेव यूक्रेन चले गए थे।
और 2007 से 16 तक पोनोमारेव सांसद रहे हैं। ये दावा जो है ये पुतिन के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन पुतिन के जो गुरु हैं, मैं आपको बताऊं कि रूस दुश्मन से नहीं हारेगा, क्योंकि पुतिन पर एक भविष्यवाणी हुई थी जो पुतिन के गुरु ने ही की थी। वो मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये पुतिन के गुरु, इन्होंने भविष्यवाणी की थी जो पुतिन के खिलाफ है कि रूस किसी दुश्मन से नहीं हारेगा। दुश्मन बाहर से नहीं आएगा, देश में ही ऐसे दुश्मन हैं जिनसे रूस हार सकता है। देखिए जरा, पुतिन जीतेंगे या दुनिया खत्म होगी, अब ये दो चीजें बची हैं। पुतिन के गुरु की जंग पर यह भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी यह है कि कहा है रूस दुश्मन से पराजित नहीं होगा, यानी यूक्रेन, अमेरिका, यूरोप रूस को नहीं हरा पाएगा। या रूस जीतेगा या फिर दुनिया खत्म होगी। यानी पुतिन या तो जीतेंगे, दुनिया खत्म होने का मतलब है थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा। अलेक्जेंडर दुगिन पुतिन के गुरु हैं और दुगिन को पुतिन का दिमाग भी कहते हैं। यह जंग नहीं, मानवता और बुरी शक्तियों की लड़ाई है। काली शक्ति आत्मा सच्चाई का खात्मा चाहती है। यह आधिपत्य के खिलाफ मानवता का संघर्ष है। रूस के सभी लोग पुतिन के साथ ही हैं, वो उनके गुरु ने कहा है। तो सवाल यह है कि रूस यूक्रेन की जो जंग है, अगर गृहमंत्री टारगेट पर हैं, तो अगला टारगेट अगर ज़ेलेंस्की होंगे तो फिर यह जंग और भयावह रूप ले लेगी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले